जय हिंद साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका दोस्त नोस्ट बिलास जैन हाजिर हूं आप सबके बीच 25 दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ। दोस्तों, आज की क्लास में हम 25 दिसंबर का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो अंत तक पूरा मन लगाकर देखिएगा, क्योंकि इसके डिटेल से भी क्वेश्चन बनते हैं और इसकी डिटेल से क्वेश्चन के साथ क्विज होगा रात में 9:40 पर हमारे स्मार्ट लर्निंग हब ग्रुप टेलीग्राम में। तो आप लोग बहुत अच्छे से उसको ज्वाइन भी करें दोस्तों, सब लोग उसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर अपना रिवीजन करने की कोशिश करें। आप सभी से निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को लाइव बुला लीजिए। और आप सभी से निवेदन यह भी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपना फीडबैक देकर जाएं कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है, ए रिकी पॉन्टिंग, बी कपिल देव, सी माइकल वॉन और डी ब्रायन लारा। तो दोस्तों याद रखें कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने हाल ही में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ब्रायन लारा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। दोस्तों, वेस्टइंडीज क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 से ज्यादा रन बनाने वाले ब्रायन लारा इस बार आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ जुड़ गए हैं। लारा को टीम का बैटिंग कोच बनाया गया है। इसके साथ साथ वे स्ट्रेटेजिक एडवाइजर की जिम्मेदारी भी निभाएंगे। बीबीएस लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकादमी में दायित्व लेने के बाद सनराइजर्स ने यह फैसला लिया है। लारा क्रिकेट इतिहास के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 131 टेस्ट मैचों में 11,953 रन बनाए हैं। लारा का इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 400 है। तो दोस्तों याद रखें कि 400 रन बनाने वाले यह पहले खिलाड़ी थे टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। और किस देश से संबंधित है ब्रायन लारा? तो यह भी याद रखें, वेस्ट इंडीज से। और किस टीम के बल्लेबाजी कोच बने हैं? तो यह बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद के। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस है, ए बिहार, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में ओडिशा के राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। दोस्तों, इस योजना के तहत पहले चरण में राज्य के 4 जिलों मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा के लोगों के लिए निःशुल्क सेवाएं प्रदान की जाएंगी। कौन कौन से जिले होंगे जो शुरुआत में 4 लाभान्वित होंगे? मलकानगिरी, नवरंगपुर, कालाहांडी और नुआपाड़ा। दोस्तों, इसके तहत विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंचेंगे। यह प्रमुख रूप से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की सेवा करेंगी। तो दोस्तों याद रखें कि इसको हरी झंडी किसने दिखाई है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और इसकी नाम क्या है योजना का? तो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस। इसकी शुरुआत की गई है उड़ीसा में। अब दोस्तों नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ। तो सबसे पहले मैप पर देखेंगे उड़ीसा को। उड़ीसा भारत में कहाँ स्थित है? तो आप यह देखें, बंगाल की खाड़ी के तट से लगे हुए यहाँ पर उड़ीसा है। रेड रेड जो दिख रहा है, उड़ीसा की अगर सीमा देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नीचे आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों आगे उड़ीसा से जुड़े स्टेट्स देखें अगर हम, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है तथा उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में प्रोफेसर गणेश लाल तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। दोस्तों, उड़ीसा के पड़ोसी राज्य आपको पता है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश यहाँ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा के। उड़ीसा में स्थित झीलें देखें तो चिल्का झील, अनसुप्पा झील और कंजिया झील। दोस्तों, जिनमें से चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय या लैगून झील है। तो याद रखें यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, उड़ीसा में स्थित पावर परियोजना देखें तो तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना या तालेचर सुपर थर्मल पावर परियोजना, दोनों का एक ही नाम है, याद रखें बहुत अच्छे से। और दोस्तों यह तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना पूछी गई है तो याद रखें कहाँ है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय उद्यान देखें उड़ीसा के तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान,
उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और नंदनकानन प्राणी अभ्यारण्य। दोस्तों ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, आप पांचों के नाम याद रखें। कौन कौन से? सिमलीपाल, भीतरकनिका, उषा कोठी, सतकोशिया और नंदनकानन। कहाँ है? तो उड़ीसा में, याद रखें। उड़ीसा में अगर बांध देखें तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दोस्तों याद रखें, हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, जो कि कहाँ है? महानदी पर स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखें, महानदी पर उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। और दूसरा बांध है उड़ीसा का प्रमुख तो रेंगाली बांध, जो कि ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। दोस्तों और भी कई बांध होंगे, लेकिन जो प्रमुख हैं, मुख्य हैं उड़ीसा से, हीराकुंड बांध और रेंगाली बांध। यह कहाँ का कौन कौन सी नदियों पर है? तो महानदी और ब्राह्मणी नदी पर। दोस्तों उड़ीसा में स्थित स्टेडियम देखें तो बारावाती स्टेडियम कटक और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। बारावाती स्टेडियम जो कि कटक में स्थित है, यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस के लिए फेमस है, जबकि कलिंगा स्टेडियम जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचेस के लिए फेमस है। वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम यह भी स्थित है, कहाँ पर? तो आपको याद रखना है, वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है। यह नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, याद रखिए। 100% आबादी को कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर बना है। दोस्तों यहां से याद रखें, कौन सा? यह अलग पॉइंट है। 100% आबादी को कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भुवनेश्वर देश का पहला शहर बना है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा शहर अपनी आबादी को 100% आबादी को कोविड-19 टीकाकरण करने वाला पहला शहर बना था, तो कौन सा? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। इसको क्या कहा जाता है? इसका उपनाम क्या है? तो टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। भुवनेश्वर का उपनाम क्या है? टेंपल सिटी ऑफ इंडिया। अब अगर हम उड़ीसा के लोक नृत्य देखें तो छऊ, पैका, सवारी, संचार, घूमरा, जदोर, मुदारी, गरुड़ वाहन, यह कहाँ के? उड़ीसा के लोक नृत्य, जिनमें से छऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पर्यटक स्थल देखें दोस्तों तो पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील, महेंद्रगिरी पर्वत, यह कहाँ के? उड़ीसा के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर यह फेवरेट माने जाते हैं और पूछे जाते हैं। उड़ीसा के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया दोस्तों? 2021 में, अभी कुछ समय पहले ही उड़ीसा के बालासोर जिले को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार दिया गया है, यह भी याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ए स्कूल चले हम अभियान, बी नव भारत साक्षरता अभियान, सी ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और डी सब पढ़ें सब बढ़ें अभियान। तो दोस्तों याद रखें, वैसे आपने यहाँ पर देख लिया होगा तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान की शुरू करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 में से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी, जिसके लिए कैबिनेट नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों लगभग देश में ऐसा है 15 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो निरक्षर हैं। निरक्षर से मतलब जिनको अपना नाम लिखना भी नहीं आता, बिल्कुल तरीके से शिक्षित नहीं है। तो उनको शिक्षित करने के लिए, उन तक साक्षरता को पहुंचाने के लिए कौन सा मिशन चलेगा? नव भारत साक्षर अभियान। और इसमें क्या 15 वर्ष या इससे अधिक के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यह कब से शुरू होगा? तो अप्रैल 2022 से, याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ए Z+ सुरक्षा, बी Y श्रेणी सुरक्षा, सी X श्रेणी सुरक्षा और डी Z सुरक्षा। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में Z+ सुरक्षा में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है। दोस्तों केंद्र सरकार ने देश में VIP सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। CRPF ने अपनी VIP सुरक्षा इकाई में 32 महिला कमांडो की अपनी पहली टुकड़ी को तैयार किया है और अब इन्हें दिल्ली में स्थित शीर्ष Z+ सुरक्षा घेरा प्राप्त लोगों की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा। तो दोस्तों कितनी अभी Z+ सिक्योरिटी के जस्ते में कितनी महिलाएं शामिल हो रही हैं? तो 32, याद रखें। दोस्तों Z+ सुरक्षा देश की दूसरी बड़ी सुरक्षा है। दोस्तों इसमें 36 सुरक्षा कर्मी होते हैं।
इनमें 10 एनएसजी और एसपीजी कमांडो होते हैं, साथ ही कुछ पुलिस भी शामिल होती है। इसमें इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी सुरक्षा में तैनात होते हैं। तो दोस्तों जो देश के बेस्ट जवान होते हैं, मतलब बेस्ट सोल्जर, स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर होते हैं और स्मार्ट सोल्जर होते हैं, वह Z+ सिक्योरिटी में अपनी सर्विस देते हैं। और यह किस में से होते हैं? तो एनएसजी, एसपीजी और आपका सीआरपीएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और नॉर्मल पुलिस के कुछ जवान होते हैं, मिला जुला के ऐसे होते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है, उसका नाम क्या है? तो हाल ही में दोस्तों एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर तट से। आपको उसका नाम बताना है और उसका परीक्षण किसने किया है? तो डीआरडीओ। आपके ऑप्शंस है ए धनुष, बी अस्त्र, सी त्रिशूल और डी अभ्यास। तो दोस्तों आपको बता दें कि डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर से स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति वाले हवाई लक्ष्य भेदी अभ्यास को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। दोस्तों तो याद रखें, टोटल स्वदेशी विकसित है और इसके अलावा यह हवाई लक्ष्य भेदी है। याद रखें दोस्तों, हवा का लक्ष्य भेदने वाला है, हवाई लक्ष्य भेदी, याद रखिए। डीआरडीओ के बयान में कहा गया कि उड़ान परीक्षण के दौरान उच्च स्थिरता के साथ बहुत कम ऊंचाई पर उच्च सबसोनिक गति प्रक्षेपक का प्रदर्शन किया गया। इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। दोस्तों आप नजर डालें डीआरडीओ की तरफ, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी तथा डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुई थी। याद रखें दोस्तों, कब? 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए 22 दिसंबर, बी 23 दिसंबर, सी 24 दिसंबर और डी 25 दिसंबर। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को संरक्षक आंदोलन के महत्व को उजागर करने का एक मौका प्रदान करता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस लगातार साल 2000 से मनाया जा रहा है। तो दोस्तों पहली बार यह कब मनाया गया? साल 2000 में, और तब से यह लगातार हर साल मनाया जा रहा है। कब? तो 24 दिसंबर को। इस बार राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की थीम क्या थी? बहुत अच्छे से याद रखें, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। किसकी? उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना है। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को कानून बन गया था और उपभोक्ता संरक्षण कानून बन गया था क्योंकि उस समय पर इस 24 दिसंबर 1986 को ही भारत के राष्ट्रपति की सहमति मिली थी इस अधिनियम को। इसीलिए 24 दिसंबर के दिन ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि साल 2000 से चालू हुआ। अब नजर डालें उपभोक्ता के प्रमुख अधिकार की तरफ, तो पहला अधिकार होता है उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चुनने का अधिकार, चौथा सुने जाने का अधिकार, पांचवा निवारण का अधिकार और छठवां उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो मुख्यतः उपभोक्ता के 6 अधिकार होते हैं और वह कौन कौन से? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस है ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट BEST बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। उन्होंने यात्रियों के लिए बेस्ट के NCMC
अनुरूप स्मार्ट कार्ड के साथ साथ नई किराया योजनाओं का भी शुभारंभ किया, जिसमें एक ने 70 रुपये में 10 ट्रिप प्रदान किए और दूसरे को फ्लैक्सी फेयर कहा गया है। दोस्तों याद रखें, इसका उद्घाटन किसने किया है, या इसका चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड का लॉन्चिंग किसने की है, तो महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे जी ने की है। देखते हैं दोस्तों हम महाराष्ट्र को, तो सबसे पहले महाराष्ट्र के अगर हम बॉर्डर देखते हैं तो राज्यों से बॉर्डर देखेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा गुजरात, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पर आएंगे तो छत्तीसगढ़, ये तेलंगाना, ये कर्नाटक, नीचे साइड देखेंगे तो गोवा, और यहाँ पर जूम करके देखेंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा दादरा और नगर हवेली या दमन एवं द्वीप, यहाँ पर मिलेंगे। कहाँ पर दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, याद रखिए यह दादरा और नगर हवेली और दमन एवं द्वीप यहाँ पर स्थित है। देखते हैं आप महाराष्ट्र का स्टेट्स दोस्तों, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री, 2 सेकंड दोस्तों, महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल वर्तमान में भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य आपको बताएं मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और दादरा और नगर हवेली जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, यह महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों में है। महाराष्ट्र में स्थित झीलें देखें तो उब्बन झील, बिहार झील, बेन्ना झील और लोनार झील। दोस्तों जिनमें से आप लोनार झील बहुत अच्छे से याद रखें, एक चिल्का झील उड़ीसा में और लोनार झील महाराष्ट्र में, बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं और इनको बहुत अच्छे से याद रखें। वन एवं राष्ट्रीय उद्यान देखें अगर तो चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए दोस्तों बोरीवली आएगा संजय गांधी के साथ, तब यह महाराष्ट्र का होगा। राष्ट्रीय उद्यान ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व कहाँ के, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। अब वन्यजीव अभ्यारण्य देखा महाराष्ट्र के, तो नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य, कोयना वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, कोयना बांध भी है, कहां पर, महाराष्ट्र में, याद रखिए कोयना बांध है। कलसोवाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, भीमाशंकर वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, याद रखें दोस्तों। अब महाराष्ट्र में स्थित अगर गुफाएं देखें तो एलिफेंटा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, अजंता गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं, कन्हेरी गुफाएं और काला गुफाएं। जिनमें से एलिफेंटा की गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों याद रखें गुफाएं कौन कौन सी, एलिफेंटा, एलोरा, अजंता, कन्हेरी तथा काला, 5 प्रकार की गुफाएं, जिनमें से एलिफेंटा गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। दोस्तों महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखें तो लावणी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों याद रखें कौन कौन से, लावड़ी, डिंडी, काला, दही कला, दशावतार यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र से जुड़े अन्य तथ्य देखें दोस्तों तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा शहर है। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, तो मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मुंबई। महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। दोस्तों पहला कौन है, मुंबई महाराष्ट्र का ही, और जो महाराष्ट्र का पुणे है वह भारत का 6वां सबसे बड़ा महानगर है। आगे देखें तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल कहां खोली गई, तो महाराष्ट्र में खोली गई एशिया की पहली सौर ऊर्जा कपड़ा मिल। दोस्तों और आगे देखें तो भारत का पहला स्वदेशी पक्षी पार्क मुंबई में शुरू हुआ, कहां हुआ, दोस्तों भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहां शुरू हुआ, तो मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ। भारत का पहला साइबर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में खुलेगा। भारत का पहला जेंडर न्यूट्रल हॉस्टल मुंबई में खुला है। दोस्तों याद रखिए सब भारत के पहले हैं या दुनिया के पहले। पुणे शहर में दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है, याद रखिए। दोस्तों आगे देखें तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, ट्रैफिक सिग्नल महिला आइकन रखने वाला पहला शहर बन गया है, याद रखिए दोस्तों। यह भारत में पहला जो कुछ भी हुआ है महाराष्ट्र से जुड़ा हम इस कंटेंट में कवर कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज इसको बहुत अच्छे से याद रखें। आगे देखें तो महाराष्ट्र की बल्ली पेंटिंग प्रसिद्ध है, तो महाराष्ट्र की है कौन सी, बल्ली पेंटिंग। आपसे पूछा जाए अगर क्वेश्चन कि बल्ली पेंटिंग किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की। भारत की पहली रेल 1853 में महाराष्ट्र में ही मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। दोस्तों याद रखें कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच, कब, 1853 में। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें भारतीय रेल का पिता कहा जाता है, साथ ही भारतीय डाक का भी पिता कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को याद रखिए। तो दोस्तों 1853 में महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चली भारत की पहली ट्रेन चली थी, कब, 1853 में। आगे देखें तो कोल्हापुरी चप्पल को विशिष्ट भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह टैग महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो दोस्तों याद रखें कि जो कोल्हापुरी चप्पल होती हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगह बनती हैं, इसलिए यह जो
टैग है जीआई टैग, यह दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। देखते हैं दोस्तों अब आपका आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, मास्टर कार्ड और किस कंपनी ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी गूगल, सी ट्विटर और डी माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों याद रखें कि मास्टर कार्ड और गूगल ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि का की घोषणा की है। दोस्तों गूगल और मास्टर कार्ड ने हाल ही में एक टोकनाइजेशन विधि की घोषणा की है, जो कि गूगल पे के यूजर को अपने मास्टर का कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग करके सुरक्षित रूप से लेन देन करने में सक्षम बनाती है। मास्टर कार्ड ने कहा कि यह पहल गूगल के साथ मास्टर कार्ड के लंबे समय से चले आ रहे सहयोग का विस्तार है। अब नजर डालें दोस्तों गूगल की तरफ, तो गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1988 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। गूगल की संस्थापक कौन कौन है? तो याद रखें सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। तथा सह संस्थापक एवं सीईओ कौन है वर्तमान में? तो सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं। दोस्तों आगे मास्टर कार्ड की तरफ देखेंगे तो मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष माइकल मेबेक इसके अध्यक्ष हैं। तथा मास्टर कार्ड की स्थापना 16 दिसंबर 1966 को हुई थी। याद रखिए 16 दिसंबर 1966 को मास्टर कार्ड की स्थापना और 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी अमेरिका, सी जर्मनी और डी रूस। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन की बर्बादी को रोकने के लिए नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। दोस्तों भारत सरकार ने अपव्यय को रोकने के लिए चिकित्सा ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग में स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों की प्रशिक्षित और करने के लिए राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों इसके तहत क्या किया जाएगा? तो आप याद रखें कि एक स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह कार्यक्रम चालू किया गया है और ऑक्सीजन के अपव्यय को रोकने के लिए इसके लिए एक एजेंट तैयार किया जाएगा। आगे देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान की जाएगी और उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए ऑक्सी केयर नामक एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखें इसके तहत जो मैंने आपको बताया था होना वही है कि देश भर के प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन स्टीवर्ड की पहचान की जाएगी, फिर उसे ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद इसको मतलब ऑक्सीजन की बर्बादी होने से बचाने के लिए यह काम सजग साबित होगा। दोस्तों यह कौन सा मिशन है या कौन सा प्रोग्राम है? तो नाम याद रखें नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम होगा। दोस्तों ऑक्सीजन स्टॉक पर जानकारी प्रकाशित करने के लिए ऑक्सी केयर नामक एक डैशबोर्ड भी स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखें कि ऑक्सीजन का कितना स्टॉक अवेलेबल है यह जानकारी देने के लिए, यह जानकारी प्रकाशित करने के लिए एक डैशबोर्ड स्थापित किया गया था जिसका नाम था ऑक्सी केयर। याद रखिए दोस्तों क्या नाम था? ऑक्सी केयर। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में किस बीमारी को रोकने के लिए एप्रेट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शन है ए टीबी, बी एचआईवी, सी निमोनिया और डी मलेरिया। तो दोस्तों याद रखें कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में एचआईवी को रोकने के लिए एप्रेट्यूड इंजेक्शन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों एप्रेट्यूड एक इंजेक्शन वाली दवा है जिसका सामान्य नाम कैबोटेग्राविर एक्सटेंडेड रिलीज इंजेक्टेबल सस्पेंशन है। दोस्तों क्या है इसका पूरा नाम या सामान्य नाम? कैबोटेग्राविर एक्सटेंडेड रिलीज इंजेक्टेबल सस्पेंशन है और यह इंजेक्शन अमेरिका में एचआईवी महामारी को संबोधित करने में महत्वपूर्ण होगा। एप्रेट्यूड की प्रति खुराक की कीमत $3700 है। सॉरी दोस्तों $3700 है। तो इसके 2022 में अमेरिका में थोक विक्रेताओं और विशेष वितरकों को शिप करने की उम्मीद है। दोस्तों तो यह मुख्यतः कहाँ उपयोग में ली जा रही है? अभी एप्रेट्यूड
अमेरिका में। बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।